जय हिंद। स्वागत है आपका अपने स्टडी 24 झारखंड यूट्यूब चैनल में। बच्चों, मैं इस वीडियो में आपसे झारखंड बोर्ड के क्लास 12 के छात्रों के बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए हिस्ट्री यानी कि इतिहास के सभी 12वां चैप्टर से 10-10 वीवीए ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर लेकर के आया हूं। यानी कि कुल मिलाकर के 120 वीवीए ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर लेकर के आया हूं, जो आपसे छात्रों के लिए काफी महत्वपूर्ण है और इसमें से बहुत सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो बच्चों, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आपका जो चैप्टर नंबर 1 से लेकर के 12 तक है, तो सभी चैप्टर से 10-10 वीवीए ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के उत्तर को हम लोग देखते हैं। और बच्चों, इसमें आपका पहला चैप्टर है ईंट, मनके तथा अस्थियां हड़प्पा सभ्यता। और इसमें आपका पहला प्रश्न है कि हड़प्पा का उत्खनन किया था। हड़प्पा का उत्खनन किसने किया था? तो यहाँ पर जो ऑप्शन देख रहे हैं, ए में जॉन मार्शल ने, बी में आर डी बनर्जी ने, सी में दयाराम साहनी ने और डी में एस आर राव ने। तो बच्चों, इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दयाराम साहनी ने। बच्चों, ये जो हड़प्पा है, हड़प्पा कहां पर है? ये जो है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मांटगोमरी जिला में रावी नदी के किनारे स्थित है, जिसका उत्खनन दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में किया था। तो इस तरह से हम लोगों ने पहले प्रश्न के उत्तर को देखा। इसका बच्चों दूसरा प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वां राजधानी थी, क्या थी? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हड़प्पा मोहनजोदड़ो। इसका बच्चों हम लोग आगे बढ़ते, आपका तीसरा प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? और यहां पर ऑप्शन हम लोग देख रहे हैं, दिया हुआ है मोहनजोदड़ो, बी में कालीबंगा, सी में लोथल और डी में रंगपुर। तो बच्चों, इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ये, मोहनजोदड़ो। इसका बच्चों आपका चौथा प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की थी? और यहां पर जो ऑप्शन हम लोग देख रहे हैं, दयाराम साहनी ने, मधु स्वरूप वत्स ने, सी में राखलदास बनर्जी ने, डी में रंगनाथ राव ने। तो बच्चों, इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, राखालदास बनर्जी ने। राखालदास बनर्जी ने ही 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो की खोज की थी। और बच्चों, ये जो मोहनजोदड़ो है, ये कहां पर स्थित है? किस नदी के किनारे स्थित है? आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। इसका बच्चों हम लोग आगे बढ़ते, आपका पांचवा प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहां मिले हैं? हड़प्पा में, मोहनजोदड़ो में, कालीबंगा में या फिर लोथल में? तो बच्चों, इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदड़ो। ये जो मोहनजोदड़ो है, यहीं पर सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार यानी कि स्विमिंग पूल पाया गया है, जहां पर सिंधु घाटी सभ्यता के लोग यानी कि मोहनजोदड़ो के लोग स्नान किया करते थे। इसका बच्चों हम लोग आगे बढ़े, तो आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया है वह है कि लोथल कहां स्थित है? तो बच्चों, यहाँ जो ऑप्शन देख रहे हैं, गुजरात में, पश्चिम बंगाल में, राजस्थान में, पंजाब में। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ये, गुजरात में, भारत में भोगवा नदी के किनारे लोथल स्थित है। इसका बच्चों आपका सातवां प्रश्न है कि कालीबंगा कहां स्थित है? और यहां पर ऑप्शन दिया गया सिंध में, बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में। तो बच्चों, इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान में। इसका बच्चों हम लोग आगे बढ़ते, आपका अगला प्रश्न पूछा गया कि पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं है? और यहां पर ऑप्शन देख रहे हैं, ए में साहित्य, बी में सिक्के, सी में अभिलेख, डी में भग्नावशेष। तो बच्चों, इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ये, साहित्य। यहां जो हम लोग देख रहे हैं, साहित्य को पुरातत्व के अंतर्गत नहीं रखा जाता है और वहीं पर सिक्के, अभिलेख और भग्नावशेष को रखा जाता है। भग्नावशेष का मतलब क्या होता है? बच्चों, जो पुराने जो खंडहर होते हैं उसको भग्नावशेष कहा जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने इस प्रश्न के उत्तर को भी देख लिया। इसका बच्चों आपका नौवां प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला के रूप में विख्यात है? या फिर कहा जाए तो मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? तो बच्चों, यहाँ जो ऑप्शन हम लोग देख रहे हैं, तो इसमें सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। इसका बच्चों हम लोग आगे बढ़े, तो इस चैप्टर का आपका अंतिम प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण मिला है, कहां पर मिला है? हड़प्पा में, मोहनजोदड़ो में, रोपड़ में या कालीबंगा में? तो बच्चों, इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कालीबंगा, जो राजस्थान में स्थित है। तो बच्चों, इस तरह से हम लोगों ने पहले चैप्टर के सभी 10 वीवीए ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के उत्तर को देख लिया। इसका बच्चों हम लोग आगे बढ़े, तो आपका दूसरा जो चैप्टर है वह है राजा, किसान और नगर, आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्थाएं। और इसमें पहला प्रश्न है कि कौटिल्य की कीर्ति है। और ऑप्शन दिया गया, ए में मेघदूत, बी में अर्थशास्त्र, सी में मालविकाग्निमित्र और डी में ऋतु संहार। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अर्थशास्त्र। ये जो अर्थशास्त्र है, ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है। कौटिल्य ने इसमें जो है मौर्य वंश के शासन व्यवस्था के बारे में लिखा है। इस जो हम लोग नाम देख रहे हैं, अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र का मतलब इसमें धन या फिर अर्थ के बारे में
नहीं लिखा गया, बल्कि इसमें जो है चंद्रगुप्त मौर्य या फिर मौर्य वंश के शासन व्यवस्था के बारे में कौटिल्य ने इसमें लिखा है। इसके बाद बच्चों हम लोग आगे बढ़े तो आपका दूसरा प्रश्न है कि मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था, और यहाँ पर ऑप्शन देख रहे हैं, ए में बिंदुसार, बी में चंद्रगुप्त मौर्य, सी में अशोक और डी में महेंद्र। तो बच्चों इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्य वंश के संस्थापक और साथ ही साथ मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक था, और यह गद्दी में बैठा था 321 ईसा पूर्व में। इसका बच्चों हम लोग आगे बढ़े तो आपका तीसरा प्रश्न है कि भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है, और यहाँ पर ऑप्शन दिया गया अशोक को, समुद्रगुप्त को, अकबर को, चंद्रगुप्त मौर्य को। तो बच्चों इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त को। बच्चों ये जो देख रहे हैं, नेपोलियन जो है फ्रांस का सम्राट था, जो 1804 ईस्वी में फ्रांस का राजा बना था, और वहीं पर भारत का जो नेपोलियन कहा जाता है, किसको कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। इसके बाद बच्चों हम लोग आगे बढ़े तो आपका चौथा प्रश्न है कि फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था। तो यहाँ जो ऑप्शन देख रहे हैं, समुद्रगुप्त है, रामगुप्त है, चंद्रगुप्त द्वितीय है, स्कंदगुप्त है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त द्वितीय। इसका बच्चों आपका पांचवा प्रश्न है कि प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस गुप्त शासक से है। तो यहाँ जो ऑप्शन देख रहे हैं, तो इस ऑप्शन में आपका सही उत्तर क्या होगा? इसमें सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त। इसका बच्चों आपका अगला प्रश्न है कि इंडिका की रचना किसने की थी। यहां पर ऑप्शन दिया गया कौटिल्य, मेगास्थनीज, अलबरूनी और इत्सिंग। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मेगास्थनीज। बच्चों ये जो मेगास्थनीज है, ये यूनान का राजदूत था, और ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत में आया था। इसका बच्चों हम लोग आगे बढ़े तो आपका सातवां प्रश्न है कि मौर्य साम्राज्य का तृतीय शासक कौन था। तो यहाँ जो ऑप्शन हम लोग देख रहे हैं, तो इसमें सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ये, अशोक। अशोक जो है मौर्य साम्राज्य का तृतीय यानी कि तीसरा शासक था। इसका बच्चों आपका आठवां प्रश्न है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, और यहाँ पर ऑप्शन दिया गया वाल्मीकि, मन्नु, कौटिल्य, चाणक्य और डी में वेद व्यास। तो बच्चों इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर हम लोगों ने ऊपर में भी एक जगह देखा है, जिसका सही उत्तर होगा कौटिल्य या फिर चाणक्य, जिसमें ये जो अर्थशास्त्र है, इसमें मौर्य वंश के शासन व्यवस्था के बारे में वर्णन किया गया है, ये कौटिल्य या फिर चाणक्य के द्वारा। इसका बच्चों हम लोग आगे बढ़े तो आपका नौवां प्रश्न है कि वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में कहा गया है। क्या कहा गया है? गण संघ, गणतंत्र, राजतंत्र या इनमें से सभी। तो बच्चों इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गणतंत्र। इसका बच्चों हम लोग आगे बढ़े तो आपका जो दूसरा चैप्टर है, तो उसका अंतिम यानी कि 10वां प्रश्न है कि अर्थशास्त्र एवं इंडिका से किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है। तो मौर्य वंश के बारे में, यानी कि इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ये, मौर्य वंश। तो बच्चों इस तरह से हम लोगों ने 2 चैप्टर के सभी 10-10 VBI ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के उत्तर को देखा। इसका आपका तीसरा चैप्टर है बंधुत्व, जाति तथा वर्ग, महाभारत के विशेष संदर्भ में। और बच्चों इसमें आपका पहला प्रश्न है कि महाभारत की रचना किसने की थी। तो महाभारत की रचना किसने की है? आप लोगों को पता है, वेद व्यास ने की है। ये जो हम लोग देख रहे हैं, वेद व्यास ने महाभारत की रचना की थी संस्कृत भाषा में। इसका बच्चों आपका दूसरा प्रश्न है कि महाभारत की रचना किस भाषा में हुई। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया संस्कृत भाषा में, यानी कि इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसका बच्चों हम लोग आगे बढ़े तो आपका तीसरा प्रश्न है कि महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में कितने दिन तक चला था। तो ये 18 दिन तक चला था। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। इसका बच्चों चौथा प्रश्न है कि महाभारत में कुल श्लोकों की संख्या क्या है। और यहाँ पर जो ऑप्शन देख रहे हैं, तो इसमें सही उत्तर होगा 1,0217, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। इसका बच्चों हम लोग आगे बढ़े तो आपका अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद की रचना कब हुई थी। और यहाँ पर जो ऑप्शन हम लोग देख रहे हैं, तो इसमें सही उत्तर आपका क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं यहाँ पर, ये होगा। ठीक है, यहाँ पर गलती से डी हो गया है, यहाँ पर सी होगा और यहाँ पर क्या होगा? आपका डी होगा। तो इसका सही उत्तर होगा 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के मध्य में। इसका बच्चों आपका छठा प्रश्न है कि भगवत गीता का अंग्रेजी में किसने अनुवाद किया। और यहाँ पर जो ऑप्शन देख रहे हैं, ऑप्शन नंबर ये जो आप लोग देख रहे हैं, इसका सही उत्तर यही होगा, चार्ल्स विल्किंस ने भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। यहाँ पर जो आपका स छूटा हुआ है, ये यहाँ पर स होगा। ठीक है, विल्किंस। इसका बच्चों हम लोग आगे बढ़े तो आपका 7वां प्रश्न है कि महाभारत के आदि पर्व के किस अध्याय में भीष्म द्वारा 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन किया गया है। तो बच्चों इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 102वें अध्याय। ठीक है,
इसके बाद बच्चों हम लोग आगे बढ़े तो आपका 8वां प्रश्न है कि कर्मण्ये वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, यानी कि कर्म करते जाइए, फल की चिंता नहीं करिए। तो ये श्रीमद् भागवत गीता के किस अध्याय में वर्णित है? तो बच्चों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय अध्याय में। इसके बाद बच्चों हम लोग आगे बढ़े तो आपका जो 9वां प्रश्न है वह है कि गंगा पुत्र किसे कहा जाता है? यहाँ पर ऑप्शन देख रहे हैं, अर्जुन है, विदुर है, भीष्म है और पांडु है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, भीष्म को गंगा पुत्र कहा जाता था। इसका बच्चों आपका जो तीसरा चैप्टर का अंतिम यानी कि 10वां जो प्रश्न है वह है कि महाभारत में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख है? तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 8 है। तो बच्चों इस तरह से हम लोगों ने तीसरे अध्याय के भी 10 VBA ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के उत्तर को देख लिया। इसके बाद बच्चों हम लोग आगे बढ़ते आपका चौथा जो चैप्टर है वह है कि विचारक, विश्वास और इमारतें, सांस्कृतिक विकास। तो चलिए अब हम लोग इस चैप्टर के 10 VBA ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के उत्तर को भी एक एक करके देखते हैं। और बच्चों इसमें आपका पहला प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? और यहाँ पर ऑप्शन देख रहे हैं, ए में लुम्बिनी, बी में बोधगया, सी में सारनाथ, डी में कुशीनगर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बोधगया। इसके बाद दूसरा प्रश्न है कि बुद्ध चरित्र की रचना किसने की? और यहाँ पर ऑप्शन दिया गया कालिदास, अश्वघोष, वानभट्ट और चाणक्य। तो बच्चों इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अश्वघोष ने। इसके बाद बच्चों हम लोग आगे बढ़े तो आपका तीसरा प्रश्न है कि कुंडलवन कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगीति किस शासक के काल में हुई थी? और यहाँ पर ऑप्शन दिया गया अजात शत्रु, कनिष्क, अशोक और कालाशोक। तो बच्चों इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कनिष्क, जो आपका कुषाण वंश का एक प्रतापी शासक था, राजा था। इसका बच्चों चौथा प्रश्न है कि पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या 18 है, यानी कि इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। इसका बच्चों आपका पांचवा प्रश्न है इस चैप्टर में कि प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक ने की थी? तो ये आपका शुरू किया था अशोक ने, ये जो ऑप्शन नंबर सी में आप लोग देख रहे हैं। इसका बच्चों हम लोग आगे बढ़े तो आपका छठा प्रश्न है कि वेदों की संख्या कितनी है? तो वेद 4 हैं और सबसे पुराना वेद कौन है? ऋग्वेद है, आप लोग भी जानते हैं। इसका बच्चों सातवां प्रश्न है कि श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? हिंदू धर्म से, बौद्ध धर्म से, शैव धर्म से या जैन धर्म से? तो बच्चों इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जैन धर्म से। गिरिडीह जिला जो आप लोग जानते हैं झारखंड में है, वहां पर पारसनाथ पहाड़ है जो झारखंड का सबसे ऊंचा पहाड़ है, जिसकी ऊंचाई 1365 मीटर है। और वो जो पहाड़ है आपका जैन धर्म के लोगों के लिए सबसे पवित्र स्थल है, क्योंकि यहाँ पर महावीर, पार्श्वनाथ इत्यादि ने ज्ञान की प्राप्ति की थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका क्या होगा? जैन धर्म से। इसका बच्चों हम लोग आगे बढ़ते तो आपका अगला प्रश्न है कि स्तूप संबंधित है, किससे संबंधित है? जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, हिंदू धर्म से या सिख धर्म से? तो बच्चों इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध धर्म से। इसका 9वां प्रश्न है कि महावीर का जन्म हुआ था, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन दिया गया ए में लुम्बिनी में, बी में दिया गया कुंडलवन वैशाली में और सी में दिया गया पावा में और डी में दिया गया सारनाथ में। तो बच्चों इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कुंडलवन वैशाली में। यहीं पर महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। इसका बच्चों आपका 10वां प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है? तो बच्चों यहाँ पर जो ऑप्शन देख रहे हैं नालंदा, पावापुरी, बोध गया और कपिलवस्तु है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कपिलवस्तु। कपिलवस्तु में ही महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। तो बच्चों इस तरह से हम लोगों ने इस चैप्टर के भी 10 VBA ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के उत्तर को देख लिया। इसके बाद आपका 5वां चैप्टर है आतरियों के नजरिए और इसमें आपका पहला प्रश्न है कि अल-बरूनी किसके साथ भारत आया था? तो दोस्तों यहाँ पर जो हम लोग ऑप्शन देख रहे हैं, ये में दिया गया महमूद गजनी, बी में मोहम्मद गौरी, सी में तैमूर है और डी में क्या है? मोहम्मद बिन कासिम है। तो बच्चों इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये, महमूद गजनी के साथ अल-बरूनी भारत आया था। इसका बच्चों आपका अगला प्रश्न है कि अल-बरूनी किस भाषा का जानकार नहीं था? तो यहाँ जो हम लोग देख रहे हैं ये में संस्कृत इसके जानकार था, बी में दिया गया सीरियाई भाषा इसका भी जानकार था और सी में दिया गया यूनानी भाषा इसका जानकार वो नहीं था और डी जो देख रहे हैं हिब्रू भाषा इसका भी जानकार था, यानी कि इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यूनानी भाषा। इसका बच्चों हम लोग आगे बढ़ते आपका तीसरा प्रश्न है कि किताब उल हिंद अथवा तहकीक हिंद में किसका यात्रा वृत्तांत है? और यहाँ पर जो हम लोग ऑप्शन देख रहे हैं अल-बरूनी
अलबरूनी है, अब्दुल रजाक है, फाहियान है, मार्को पोलो है। तो बच्चों इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ये अलबरूनी। इसका बच्चों हम लोग आगे बढ़ते, आपका जो अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न, कि किस विदेशी यात्री ने पुराणों का अध्ययन किया है? और यहाँ पर ऑप्शन देख रहे हैं, ए में अलबरूनी, बी में बर्नियर, सी में इब्न बतूता, डी इनमें से सभी। तो बच्चों इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ये अलबरूनी। इसका बच्चों आपका पांचवा जो प्रश्न पूछा गया है वह है कि हुमायूं के दरबार में कौन अफ्रीकी यात्री भारत आया था? तो यहाँ जो हम लोग ऑप्शन देख रहे हैं, अब्दुल रजाक है, अलबरूनी है, बर्नियर है और इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ जो होना चाहिए था आपका इब्न बतूता ऑप्शन में होना चाहिए था, जो है ही नहीं, यानी कि इसका सही उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं। इसका बच्चों हम लोग आगे बढ़ते, आपका अगला प्रश्न है कि इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा है? और ऑप्शन दिया गया फारसी, उर्दू, अंग्रेजी और डी में अरबी। तो बच्चों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी अरबी में। इसका बच्चों आपका सातवां प्रश्न है कि इब्न बतूता किस देश का यात्री था? और यहाँ पर ऑप्शन जो हम लोग देख रहे हैं दिया हुआ है मोरक्को, मिस्र, तुर्की और ईरान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये मोरक्को। इसका आठवां प्रश्न है कि गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? तो बच्चों यहाँ जो हम लोग ऑप्शन देख रहे हैं दिया हुआ है इत्सिंग है, फाहियान है, ह्वेनसांग है और इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी फाहियान। इसका बच्चों हम लोग आगे बढ़ते, आपका अगला प्रश्न है कि अपनी आंखों के सामने सती प्रथा का दृश्य देखकर कौन विदेशी यात्री मूर्छित हो गया था? तो बच्चों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ जो हम लोग देख रहे हैं ऑप्शन जो दिया गया है, तो इसमें सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी इब्न बतूता। इसका बच्चों आपका जो अंतिम और 10वां जो प्रश्न है इस चैप्टर का वह है कि फ्रांसवा बर्नियर था एक इतिहासकार, एक राजनीतिक दार्शनिक, एक चिकित्सक या इनमें से सभी? तो बच्चों इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। तो इस तरह से हम लोगों ने इस चैप्टर के भी 10 भी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के उत्तर को देख लिया। इसके बाद बच्चों हम लोग आगे बढ़े, तो आपका जो अगला यानी कि छठा चैप्टर है वह है कि भक्ति सूफी परंपराएं। और इसमें आपका पहला प्रश्न है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो बच्चों इसका सही उत्तर क्या होगा? दिल्ली, आगरा, जयपुर या अजमेर? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी अजमेर। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती यानी कि ख्वाजा गरीब नवाज का जो है दरगाह है, जहां पर जो लोग हैं जाते हैं, चादर चढ़ाते हैं और अपनी मन्नतें मांगते हैं और उसे पूरा करवाते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने इस प्रश्न के उत्तर को भी देखा। इसका बच्चों आपका दूसरा प्रश्न है बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है? ऑप्शन दिया गया ए में कबीर, बी में गुरु नानक, सी में चैतन्य, डी में रामानंद। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ये कबीर। इसका बच्चों आपका तीसरा प्रश्न है कि निम्न में से महिला रहस्यवादी संत थी कौन थी? यहां पर दिया गया अंडाल, कराइकल, राबिया, मीराबाई। तो बच्चों इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी रबिया। इसका बच्चों हम लोग आगे बढ़ते, आपका तीसरा प्रश्न है कि निम्न में से महिला संत थी, इसमें से महिला संत कौन थी? तो यहाँ जो देख रहे हैं ऑप्शन नंबर ए में मीरा है, ये थी, बी में अंडाल है, ये भी थी, सी में कराइकल है, ये भी थी, यानी कि इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। इसका बच्चों आपका पांचवा प्रश्न है कि निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया चिश्ती, सुहारावर्दी, कादिरी और फिरदौसी। तो बच्चों इसका सही उत्तर होगा आपका चिश्ती संप्रदाय से। इसका बच्चों हम लोग आगे बढ़े, तो आपका छठा प्रश्न पूछा गया है कि तलवंडी ननकाना साहिब किसका जन्म स्थान था? और ऑप्शन दिया गया कबीर का, नानक का, रैदास का और मीरा का। तो बच्चों इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी नानक का, गुरु नानक का। इसका सातवां प्रश्न है कि कबीर शिष्य थे, किसके शिष्य थे? ऑप्शन दिया गया रामानुज का, नानक के, रामानंद के, श्रीरंगम के। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी रामानंद के। इसका बच्चों हम लोग आगे बढ़ते, आपका जो आठवां प्रश्न पूछा गया कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जो गुलाम वंश का शासक था, यानी कि इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। बच्चों ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक है इसी ने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू किया था और इसका जो दामाद था इल्तुतमिश, इसके शासन काल में इसका निर्माण कार्य समाप्त हुआ था, पूरा हुआ था। इसका बच्चों आपको नौवां प्रश्न है कि रामानंद के शिष्य कौन थे? तो यहाँ जो ऑप्शन देख रहे हैं रैदास ये थे, इसका बी में कबीर ये भी थे, इसका सी में धन्ना एवं पीपा ये भी थे, यानी कि इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी।
इसका बच्चों हम लोग आगे बढ़े तो इस चैप्टर का आपका अंतिम प्रश्न है 10वां प्रश्न कि बंगाल के प्रसिद्ध संत कौन थे। तो यहाँ जो हम लोग ऑप्शन देख रहे हैं तो इसमें सही उत्तर होगा चैतन्य महाप्रभु, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो बच्चों इस तरह से हम लोगों ने छठे चैप्टर के भी सभी 10 बीबी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के उत्तर को देख लिया। इसके बाद बच्चों हम लोग आगे बढ़े तो आपका अगला जो चैप्टर है वो 7वां चैप्टर है, एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। और इस चैप्टर का पहला प्रश्न है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की, और ऑप्शन दिया गया ए में देवराय प्रथम, बी में हरिहर एवं बुक्का, सी में कृष्ण देव राय और डी में सदाशिव राय। तो बच्चों इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी हरिहर एवं बुक्का, जो संगम वंश का शासक था जिन्होंने 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी दक्षिण भारत में। इसका बच्चों आपका दूसरा प्रश्न है कि हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल किस वर्ष घोषित किया गया था, और ऑप्शन दिया गया 1856 में, 1876 में, 1902 में और 1986 में। तो बच्चों इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा 1986 ईस्वी में ही हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल घोषित किया गया था। इसके बाद बच्चों हम लोग आगे बढ़े तो इस चैप्टर का आपका तीसरा प्रश्न है कि रूस में भारत विद्या का जनक यानी कि फादर ऑफ रशियन आइडियोलॉजी किसे कहा जाता है, और यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है निकोलो कॉन्टी, बी में अफनासी निकितन, सी में जी.एस. लिविदेव और डी में डेमिगोस पेडस। तो बच्चों इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा जी.एस. लिविदेव। इसके बाद बच्चों हम लोग आगे बढ़े तो आपका अगला प्रश्न पूछा गया कि गोपुरम का संबंध है किससे है, गाय से, नगर से, व्यापार से या मंदिर से। तो बच्चों दक्षिण भारत में मंदिरों के जो प्रवेश द्वार होते थे उसको गोपुरम कहा जाता था, यानी कि इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी मंदिर से। इसका पांचवा प्रश्न है कि आमुक्त माल्याद किसने लिखी। तो बच्चों यहाँ जो ऑप्शन देख रहे हैं तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो ये हम लोग देख रहे हैं कृष्ण देव राय। यहाँ पर जो ऑप्शन है गलत हो गया है, यहाँ पर आपका बी होगा, यहाँ पर सी होगा, यहाँ पर डी होगा। तो यानी इसका सही उत्तर आप लोग याद रखिएगा, कृष्ण देव राय ने आमुक्त माल्याद की रचना की थी। ठीक है, इसका बच्चों हम लोग आगे बढ़े तो आपका छठा जो प्रश्न पूछा गया है वह कि विजयनगर साम्राज्य द्वारा असैनिक और सैनिक सेवा के लिए दिए जाने वाला भूमिदान कहलाता था, क्या कहलाता था, जागीर, लिस्टी, उक्ता या अमरम। यहाँ जो है सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी अमरम। बच्चों यहाँ भ हो गया, इसको म पढ़िएगा। ठीक है, इसका आपका सातवां प्रश्न है कि गोपुरम से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ पर जो हम लोग देख रहे हैं शुरू में ही आपका दिया गया मंदिरों का प्रवेश द्वार, यही आपका सही होगा। दक्षिण भारत में मंदिरों के प्रवेश द्वार को गोपुरम कहा जाता है। ठीक है, इसका बच्चों आपका आठवां प्रश्न है कि प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है। तो यहाँ जो हम लोग ऑप्शन देख रहे हैं तो इसमें सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ये हम्पी में। इसका बच्चों आपका नौवां प्रश्न है कि आयंगर व्यवस्था संबंधित थी किससे, मुगल साम्राज्य से, विजयनगर साम्राज्य से, बहमनी साम्राज्य से या दिल्ली सल्तनत से। तो बच्चों इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर विजयनगर साम्राज्य से। इसका बच्चों हम लोग आगे बढ़ते आपका यह जो चैप्टर है तो इसका अंतिम प्रश्न यानी कि 10वां प्रश्न है कि हरिहर एवं बुक्का किस वंश का शासक था। तो बच्चों वो जो है संगम वंश के शासक थे, यानी कि इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ये। तो बच्चों इस तरह से हम लोगों ने 7वें चैप्टर के भी 10 बीबी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के उत्तर को देखा। इसका आपका 8वां चैप्टर है किसान, जमींदार और राज्य, और इसमें आपका पहला प्रश्न है कि आईने अकबरी किसने लिखी, और यहाँ पर ऑप्शन दिया गया बाबर ने, फैजी ने, अबुल फजल ने, बदायूनी ने। तो बच्चों इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी अबुल फजल ने। इसका दूसरा प्रश्न है कि अकबरनामा की रचना किसने की, अमीर खुसरो ने, अलबरूनी ने, इब्न बतूता ने या फिर अबुल फजल ने। तो बच्चों इसका भी सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर डी अबुल फजल ने। इसका बच्चों हम लोग आगे बढ़े तो आपका तीसरा प्रश्न है कि अकबर ने अबुल फजल से अपने स्वयं के काल का इतिहास लिखवाया। प्राचीन काल में ऐसी परंपरा कहाँ थी, यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है चीन में, यूनान में, रोम में या इंग्लैंड में। तो बच्चों इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ये चीन में। इसका आपका चौथा प्रश्न है कि आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त है, और यहाँ पर ऑप्शन दिया गया 2 भाग में, 3 भाग में, 4 भाग में या 5 भाग में। तो बच्चों इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी 5 भाग में। इसका हम लोग आगे बढ़े तो आपका 5वां प्रश्न है कि अकबरनामा एवं आईने अकबरी के अनुवादक कौन थे, और यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया गया बेबरिज, बी में जेरेट, सी में बलोचमैन और डी में सभी। और बच्चों इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी सभी। इन तीनों ने जो है आईने अकबरी का अनुवाद जो है और अकबरनामा का अनुवाद किया था।
इसका बच्चों आपका छठा प्रश्न है कि अबुल फजल किर्त आईने अकबरी में किसके शासन का वर्णन है। तो इसमें जो है अकबर के शासन काल का वर्णन है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। इसका बाद आपका सातवां प्रश्न है कि अकबर का वित्त मंत्री कौन था। तो यहाँ पर जो हम लोग ऑप्शन देख रहे हैं बीरबल है, मान सिंह है, टोडरमल है और अबुल फजल है। तो बच्चों इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी टोडरमल। बच्चों ये जो अकबर है इसके राइज में 9 रत्न रहते थे और ये जो चारों हम लोग देख रहे हैं ये चारों भी उसी 9 रत्न में शामिल थे और ये सभी जो बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति थे। तो इसका सही उत्तर आपका हो गया ऑप्शन नंबर सी टोडरमल। इसके बाद बच्चों हम लोग आगे बढ़े तो आपका आठवां प्रश्न है कि किस ग्रंथ में आदम से लेकर अकबर के काल तक का इतिहास मिलता है। और यहाँ पर जो ऑप्शन देख रहे हैं बाबरनामा, अकबरनामा, जहांगीरनामा सभी में। तो बच्चों इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी अकबरनामा। इसके बाद हम लोग आगे बढ़े तो आपका 9वां प्रश्न है कि तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया। ये जो हम लोग तंबाकू का नाम सुनते हैं जिसको हम लोग झारखंडी भाषा में खैनी कहते हैं, तो इसका जो प्रतिबंध किसने लगवाया था। तो बच्चों यहाँ जो ऑप्शन देख रहे हैं हम लोग इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी जहांगीर। जहांगीर ने तंबाकू पर जो रोक लगवाया था। इसका बच्चों हम लोग आगे बढ़े तो इस चैप्टर का आपका जो अंतिम प्रश्न है वह है कि तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था। तो यहाँ जो ऑप्शन देख रहे हैं अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो बच्चों इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ये अकबर ने। तो बच्चों इस तरह से हम लोगों ने जो है 8वें चैप्टर के भी 10 VBA ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के उत्तर को देख लिया। इसका बाद आपका 9वां चैप्टर है उपनिवेशवाद और देहात सरकारी अभिलेखों का अध्ययन। और इस चैप्टर का पहला प्रश्न है कि भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन कौन थे। और यहाँ पर ऑप्शन दिया गया ए में पुर्तगाली, बी में ब्रिटिश, सी में डच और डी में फ्रांसीसी। तो बच्चों इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ये पुर्तगाली। वास्को डी गामा जो है वो एक पुर्तगाली था जो 1498 ईस्वी में सबसे पहले यूरोप से भारत में आया था और भारत के कालीकट बंदरगाह में उतर करके राजा जमोरिन से भारत के साथ व्यापार करने का आदेश प्राप्त किया था। और यहां से उन्होंने मसाला है, इत्र है या फिर क्या कि चमकीला पत्थर इत्यादि अपने जहाज में भर करके यूरोप ले गया था, पुर्तगाल ले गया था और वहां पर 60 गुना अधिक लाभ से बेचा था, यानी कि 60 गुना लाभ कमाया था। तो बच्चों इस तरह से हम लोगों ने इस प्रश्न के उत्तर को भी देखा। इसका बच्चों आपका दूसरा प्रश्न है कि भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था। तो वास्को डी गामा था जो 1498 में आया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसका बच्चों हम लोग आगे बढ़े तो आपका तीसरा प्रश्न है कि भारत में अंग्रेजों द्वारा उपनिवेश की स्थापना का मुख्य उद्देश्य था। क्या उद्देश्य था। तो पहला में दिया गया कच्चा माल प्राप्त करना, ये सही है। इसका दूसरा में दिया गया भारत का विकास करना, यह गलत है। तीसरा में दिया गया उनके द्वारा निर्मित वस्तु को भारत में बेचना, यह भी सही है। इसका चौथा में दिया गया भारत में शिक्षा का विस्तार करना, यह गलत है। यानी कि पहला और तीसरा आपका सही है। तो इसका ऑप्शन आप लोग यहां पर देख सकते हैं जिसमें सी में आपका दिया गया है कि पहला तीसरा सही है, ठीक है। इसका बच्चों आपका चौथा प्रश्न है कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी सन 1600 ईस्वी में लंदन में और वहां पर इंग्लैंड या फिर क्या कि ब्रिटेन के कुल मिलाकर के 100 व्यापारियों ने मिल करके ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी। तो इस तरह से हम लोगों ने इस प्रश्न के उत्तर को भी देखा। इसका बच्चों आपका पांचवा प्रश्न है कि किसको बंगाल और बिहार में अस्थायी बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय दिया जाता है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को, जिन्होंने 1793 ईस्वी में भारत में अस्थायी बंदोबस्त को शुरू किया था। इसका बच्चों हम लोग आगे बढ़े तो आपका छठा प्रश्न है कि महालवाड़ी व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई थी। और यहाँ पर जो ऑप्शन हम लोग देख रहे हैं दिया हुआ है लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड बेलेजली, लॉर्ड बेंटिक और डी में ऑकलैंड। तो बच्चों इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड बेंटिक। इसका बच्चों आपका सातवां प्रश्न है कि दामी निकोह क्या था। तो बच्चों इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ये भूभाग, यानी कि बिहार में जो भागलपुर है और साथ ही साथ झारखंड का जो संथाल का क्षेत्र है, तो इन सभी क्षेत्रों को दामी निकोह के नाम से जाना जाता था, यानी कि इसका सही उत्तर होगा भूभाग। इसका बच्चों आपका आठवां प्रश्न है कि अस्थायी बंदोबस्त संबंधित था, किससे संबंधित था। तो यहाँ जो ऑप्शन देख रहे हैं वारेन हेस्टिंग से, बेलेजली से, कॉर्नवालिस से, रिपन से। तो बच्चों इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी कॉर्नवालिस से, जिन्होंने 1793 ईस्वी में अस्थायी बंदोबस्त को शुरू किया था। इसका बच्चों आपका 9वां प्रश्न है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की। तो जो आपका शाह आलम द्वितीय था, इन्होंने प्रदान किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा।
इसके बाद बच्चों आपका 10वां प्रश्न है कि महलवाड़ी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया था। तो यहाँ जो हम लोग ऑप्शन देख रहे हैं, ए में मार्टिन बर्ड है, बी में रीड है, सी में मुनरो है और डी में बुकानन है। तो इसके अनुसार आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये मार्टिन बर्ड। तो बच्चों इस तरह से इस चैप्टर के भी 10 विभिन्न ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हम लोगों ने देखा। इसके बाद आपका 10वां चैप्टर है विद्रोही और राज 1857 का आंदोलन और उसकी व्याख्या। और बच्चों इसमें आपका पहला प्रश्न है कि 1857 की क्रांति आरंभ हुई थी, कब आरंभ हुई थी। तो यहाँ जो ऑप्शन हम लोग देख रहे हैं 10 मई, 13 मई, 18 मई, 26 मई। तो बच्चों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ये 10 मई। इसके बाद बच्चों हम लोग आगे बढ़े तो आपका दूसरा प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो बच्चों इस यहाँ जो ऑप्शन देख रहे हैं क्लाइव है, बेंटिक है, कैनिन है और डलहौजी है। तो बच्चों इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा लॉर्ड कैनिन। इसके बाद बच्चों हम लोग आगे बढ़े तो आपका तीसरा प्रश्न है कि 1857 की क्रांति से पूर्व अफवाहें फैल रही थी, कौन सी अफवाह सही है। तो यहाँ जो ऑप्शन देख रहे हैं कारतूसों में गाय एवं सुअर की चर्बी भरी हुई, ये सही है। इसका बी में दिया गया घी, आटा व शक्कर में गाय व सुअर की हड्डियों का चूरा मिला, ये भी सही है। इसका सी में गांवों में चपातियां एवं छावनी में कमल के फूल भेजे जा रहे हैं, ये भी सही है। यानी कि इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उक्त सभी अफवाहें फैल रही थी। इसके बाद बच्चों हम लोग आगे बढ़े तो आपका चौथा प्रश्न है कि किस महिला ने सतारा, उज्जैन, ग्वालियर आदि में 1838 से 1863 ईस्वी तक अंग्रेजों के विरुद्ध षड्यंत्र किया। तो यहाँ जो हम लोग ऑप्शन देख रहे हैं, ऑप्शन नंबर आपका जो ये में रानी लक्ष्मीबाई है, बी में महारानी फैजाबाई सिंधिया है, सी में बेगम हजरत महल है, डी में अजीनन है। तो बच्चों इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं बी, महारानी बैजाबाई सिंधिया, है ना। इसका सही उत्तर हो गया। चौथा का सही उत्तर आपका क्या है, ऑप्शन नंबर बी। इसका बच्चों आपका पांचवा प्रश्न है कि पटना में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया। तो यहाँ जो हम लोग देख रहे हैं ये में पीर अली, बी में अमर सिंह, सी में वाजिद अली और डी में कुंवर सिंह दिया गया है। तो इसका सही उत्तर क्या है बच्चों, इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ये पीर अली। ठीक है, आप लोग सोचते हैं कि कुंवर सिंह होगा, लेकिन कुंवर सिंह नहीं होगा, बिहार रहता तब कुंवर सिंह होता है, यहाँ सिर्फ पटना दिया गया, इसीलिए इसका सही उत्तर होगा पीर अली। इसके बाद बच्चों हम लोग आगे बढ़े तो आपका छठा प्रश्न है कि रानी लक्ष्मीबाई को और किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ जो हम लोग ऑप्शन देख रहे हैं छबीली सही है, मन्नू सही है, इसका मनिका, मणिकर्णिका ये भी सही है। यानी कि इसका सही उत्तर होगा इनमें से सभी नामों से जो है रानी लक्ष्मीबाई को जाना जाता था। इसका बच्चों आपका सातवां प्रश्न है कि 1857 के गदर को किसने क्रांति कहा है। तो ये कहा था कार्ल मार्क्स ने, यानी कि इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ये, इन्होंने ही जो 1857 ईस्वी को जो है क्रांति का नाम दिया था। इसका बच्चों हम लोग आगे बढ़े तो आपका आठवां प्रश्न है कि बिहार में 1857 के विद्रोह का प्रमुख नेता था या थी। इसका सही उत्तर क्या होगा, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कुंवर सिंह। बच्चों ये जो कुंवर सिंह है जगदीशपुर का राजा था और इसको जो 1857 ईस्वी के समय अंग्रेजों ने पीछा किया था और गंगा नदी को पार करते समय जब ये जो है नाव में था उस समय अंग्रेजों ने गोली मारा था और बाह में गोली लगी थी और जब गोली लगी तो उन्होंने अपने बाह को तलवार से काट करके गंगा नदी को समर्पित कर दिया था, लेकिन निकलने के बाद अत्यधिक खून बहने के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। तो बच्चों इस तरह से हम लोगों ने इस प्रश्न के उत्तर को भी देखा। इसका बच्चों आपका नौवां प्रश्न है कि व्यपगत के सिद्धांत का संबंध किससे है। व्यपगत का मतलब है राइज हड़प की नीति, तो इसका संबंध किससे है, तो इसका संबंध आपका लॉर्ड डलहौजी से है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। और इस नीति के तहत उन्होंने गोद लेने की प्रथा को बंद करके बहुत सारे राज्यों को अपने अंग्रेजी राज्य में मिला लिया था और कुशासन के आधार पर भी बहुत सारे राज्यों को अपने राज्य में मिलाया था, जिसमें सतारा, नागपुर इत्यादि बहुत सारे राज्य थे। इसके बाद बच्चों हम लोग आगे बढ़े तो आपका जो 10वां प्रश्न है कि अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया। और यहाँ पर ऑप्शन दिया गया लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, बैजाबाई सिंधिया और बेगम जिन्नत महल। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा आपका ये वाला बेगम हजरत महल। यहाँ पर ऑप्शन जो गलत हो गया है ये है, यहाँ पर बी होगा, यहाँ सी होगा, यहाँ पर डी होगा। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा बेगम हजरत महल। तो इस तरह से हम लोगों ने 10वें चैप्टर के भी 10 विभिन्न ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के उत्तर को
को देखा। इसके बाद बच्चों आपका 11वां चैप्टर है महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, और इस चैप्टर का पहला प्रश्न है कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? दिल्ली चलो जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, यानी कि इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद बच्चों आपका अगला प्रश्न है कि 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था? 8 अगस्त 1942 ईस्वी को कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा, जिसमें गांधी जी ने नारा दिया था करो या मरो अंग्रेजों भारत छोड़ो। तो इस तरह से हम लोगों ने इसके उत्तर को भी देखा। इसके बाद बच्चों आपका तीसरा प्रश्न है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1919 ईस्वी को, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। इसके बाद बच्चों आपका चौथा प्रश्न है कि रोलेट कानून यानी कि रोलेट एक्ट जो है किस वर्ष पारित हुआ था? तो ये 1919 ईस्वी में पारित हुआ था। इसके बाद बच्चों आपका अगला प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो महात्मा गांधी ने शुरू किया था 1920 ईस्वी में। क्लास 10 में आप लोगों ने देखा होगा कि असहयोग आंदोलन जो है वो शुरू हुआ था जनवरी 1921 ईस्वी में, है कि नहीं। इसका बच्चों हम लोग आगे बढ़े तो आपका जो अगला प्रश्न है वो है छठा प्रश्न की स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? और यहाँ पर ऑप्शन दिया गया, ए में जवाहरलाल नेहरू, बी में मोतीलाल नेहरू, सी में सी आर दास और डी में दिया गया बी और सी दोनों। तो बच्चों इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों। यानी कि ये जो आपका स्वराज पार्टी है जिसकी स्थापना 1923 ईस्वी में की गई थी, इसकी स्थापना मोतीलाल नेहरू और सी आर दास दोनों ने मिलकर के किया था। इसका दोस्तों आपका सातवां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन आंदोलन दांडी मार्च से शुरू हुआ था? तो ये आपका शुरू हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये जो आपका सही उत्तर होगा। बच्चों इसके बारे में आप लोग जानते हैं कि 12 मार्च 1930 ईस्वी को महात्मा गांधी जो है अपने साबरमती आश्रम से 78 साथियों के साथ दांडी गांव जो आपका गुजरात का समुद्र के किनारे का गांव था वहां तक पैदल चले थे 78 साथियों के साथ, और वहां पर जाकर के नमक अपने हाथों से बनाए थे और नमक कानून को तोड़ करके 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को आपका जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत किए थे। बच्चों इसके बाद हम लोग आगे बढ़े तो आपका आठवां प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहां शुरू किया था? तो यह शुरू किया था 1917 ईस्वी में चंपारण में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। इसका दोस्तों नौवां प्रश्न है कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था, यानी कि आपका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर ये सही है। बहुत ही आसान प्रश्न है। इसका बच्चों हम लोग आगे बढ़े तो आपका 10वां प्रश्न है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है। इसका बच्चों हम लोग आगे बढ़े तो आपका अगला चैप्टर जो है वो 12वां चैप्टर है, अंतिम चैप्टर, वह है कि भारतीय संविधान का निर्माण। और इसमें आपका पहला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो बच्चों इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ये, लॉर्ड माउंटबेटन। यहां पर आप लोग एक चीज ध्यान रखिए, अगर यहां पूछा जाता कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तब होता आपका सी राजगोपालाचारी, लेकिन यहां पर पूछा गया था स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन, तो इसका सही उत्तर होगा लॉर्ड माउंटबेटन। इसका बच्चों आपका दूसरा प्रश्न है कि भारत किस वर्ष गणराज्य बना, यानी कि भारत में कानून कब लागू किया गया था? तो ये 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसका बच्चों हम लोग आगे बढ़े तो आपका तीसरा प्रश्न है कि संविधान सभा द्वारा प्रारूप समिति का गठन किया गया, कब किया गया था? और यहां पर ऑप्शन नंबर ए में दिया गया 29 अगस्त 1947, बी में 29 सितंबर 1947 और सी में 29 अक्टूबर 1947, डी में 29 नवंबर 1947। तो बच्चों इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ये, 29 अगस्त 1947। इसके बाद आपका चौथा प्रश्न है कि कैबिनेट मिशन के सदस्य थे कौन कौन थे? तो यहाँ जो ऑप्शन देख रहे हैं पैथिक लॉरेंस ये थे, इसका बी में दिया गया एबी अलेक्जेंडर ये भी थे, सी में दिया गया सर स्टेफोर्ड क्रिप्स ये भी थे, यानी कि इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। इसका बच्चों हम लोग आगे बढ़े तो आपका पांचवा प्रश्न है कि पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री कौन था? तो आप लोग यहाँ पर जो ऑप्शन देख रहे हैं ये में मोहम्मद अली जिन्ना जो है पाकिस्तान का प्रथम राष्ट्रपति था, प्रधानमंत्री नहीं था, यानी कि इसका सही उत्तर जो आप लोग देख रहे हैं ऑप्शन नंबर बी में दिया गया लियाकत अली, तो यही जो है पाकिस्तान का प्रथम प्रधानमंत्री था। ठीक है। इसका बच्चों हम लोग आगे बढ़े तो आपका छठा प्रश्न है कि संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था, यानी कि इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी।
इसका बच्चों हम लोग आगे बढ़े तो आपका 7वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान कब लागू किया गया था। तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, जिस दिन हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। ये नहीं होगा, आपका सही उत्तर क्या होगा जो आप लोग ऑप्शन नंबर यहां देख रहे हैं डी में 26 जनवरी 1950। इसका बच्चों हम लोग आगे बढ़े तो आपका 8वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल या भीमराव अंबेडकर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, राजेंद्र प्रसाद, संविधान सभा के अध्यक्ष यही थे। इसका बच्चों आपका 9वां प्रश्न है कि संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसका बच्चों हम लोग आगे बढ़े तो आपका जो अगला प्रश्न है 10वां प्रश्न है कि भारत के संविधान का पिता किसे कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा बी आर अंबेडकर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो बच्चों इस तरह से आज हम लोगों ने इस वीडियो में आपसे झारखंड बोर्ड के क्लास 12 के छात्रों के लिए आपके हिस्ट्री के सभी 12वें चैप्टर के 10-10 VBA ऑब्जेक्टिव प्रश्नों, यानी कि कुल मिलाकर के 120 VBA ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के उत्तर को इस वीडियो में देखा। और बच्चों ठीक इसी तरह से आपका जो नेक्स्ट जो होगा उसमें ज्योग्राफी के सभी जो 17 चैप्टर है तो उसके सभी VBA ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपसे छात्रों को उपलब्ध कराऊंगा। इसीलिए आपसे छात्र इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके इसके नोटिफिकेशन बिल को प्रेस करके रख लीजिए। और बच्चों यह वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा होगा तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो बच्चों फिर से मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय झारखंड, जोहार झारखंड, थैंक यू।